everyone, future IAS, IPS, SDM ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम UPPCS का 2026 में जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इट मीन्स 1 to 5 हम सॉल्व कर चुके हैं, जो आप पीछे की वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का बेस्ट पार्ट होता है अगर आपको मैप पता है ना, मैप से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपको मैप पता है मीन्स मतलब टोपोग्राफी पता है, मतलब वो प्लेस किस एरिया में सिचुएटेड है। अगर बहुत ठंडे एरिया में सिचुएटेड है तो बहुत सारी चीज डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाती है कि क्या यहाँ टुंड्रा वन पाया जा सकता है या फिर यहाँ कटीले वन पाए जा सकते हैं क्या। अगर आपको एरिया पता है कि वो बहुत सूखे एरिया में है तो आपको डेजर्ट्स वगैरह क्लियर हो जाता है। तो मतलब मैप पता होना ज्योग्राफी का बेस्ट पार्ट है जो कि आपको होना चाहिए। करंट अफेयर्स जब भी आता है तो उसमें अगर कुछ भी स्पेसिफिक एरिया के बारे में बता रहा है तो उस एरिया को जानिए, उस एरिया को याद रखिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर मेंस फॉर प्री। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमनदों की प्रकृति में विभिन्नताओं की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हिमनद, हिमनद का मतलब ग्लेशियर हो जाता है। ग्लेशियर अभी करंट में जैसे सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। तो सबसे पहले हिमनद होता क्या है, हमें एक आपके माइंड में एक मैप बना होगा कि बर्फ़ के बहुत बड़े एरिया होते हैं ग्लेशियर, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, ये हर जगह नहीं बनते हैं। इसके लिए बहुत हाइट होना ज़रूरी है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मोस्टली होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक लंबे समय तक वो बर्फ़ जब जमाव करता है तब जाके वो हिमनद में कन्वर्ट होता है। इंडिया में टोटल हिमनद जो है वो 9575 है, मतलब इतने टोटल हैं। तो भारत में हिमनद मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनकी प्रकृति, संरचना, आकार, प्रवाह एवं जलवायु के अनुसार काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इसने पूछा ही क्या है कि प्रकृति में जो विभिन्नता है, विभिन्नता मतलब डाइवर्सिटी, है ना, तो मतलब हिमनद कोई एक टाइप नहीं होगा, कई टाइप के हो सकते हैं और उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैप में एक बता दिया है, देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ग्लेशियर से रिलेटेड। आपने गॉडविन ऑस्टिन सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर सुना होगा, गंगोत्री, बंदरपूंछ, हिस्पार वगैरह, और थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट में दिखाई पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो विभिन्नता है भौगोलिक वितरण के आधार पर, सबसे पहले हिमालय को आपने सुना होगा ग्रेट हिमालय, है ना, मिडिल हिमालय और शिवालिक सबसे लास्ट में। तो पश्चिमी हिमालय, यहाँ के हिमनद बड़े मोटे अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। क्यों, ये सबसे ऊपर का एरिया है, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री के आसपास होगा हमेशा के लिए, तो हिमनद बनने का सॉलिड रीज़न है, स्थिर होते हैं, स्टेबल हैं। उसका एग्जाम्पल में आता है हमारा सियाचिन। मध्य हिमालय, मध्यम आकार और तेज़ी से पिघलने, मतलब इनमें चांसेस है कि ये पिघलते हैं क्योंकि टेम्परेचर कहीं ना कहीं हाई से लो होता है। इसके एग्जाम्पल में आता है गंगोत्री व यमुनोत्री। पूर्वी हिमालय में आता है हमारा जैसे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र। फिर हम देखते हैं क्लाइमेट के बेस पे डाइवर्सिटी। शुष्क क्षेत्र हिमनद, मतलब शुष्क एरिया जहाँ पे मानसूनी एरिया नहीं पहुँच पाता है तो वो एरिया हमेशा शुष्क होता है, मानसूनी वाले क्षेत्र में हो जाएगा। तीसरा टाइप है हमारा आकृति एवं प्रकार के आधार पर। घाटी हिमनद, घाटियों के बीच जो जमा हो जाता है। सर्क हिमनद, मतलब एक ऐसे चंद्राकार जो है आकृति बन जाती है तो सर्क हिमनद। हैंगिंग, कुछ लटकते हैं तो वो हैंगिंग हिमनद हो गए। आकार व लंबाई के आधार पे सियाचिन बड़े ग्लेशियर, मतलब बड़े ग्लेशियर में सियाचिन आता है ना, हमने बात की थी। फिर पूर्वी हिमालय हिमनद के छोटे व संकीर्ण। प्रवाह की प्रकृति में अंतर, पश्चिमी हिमालय में धीमी गति होती है, मध्य व पूर्वी हिमालय में प्रवाह तेज होता है। ऐसा क्यों, हमने जाना जितना ज़्यादा हाइट होगा टेम्परेचर उतना कम होगा, वहाँ की जो ग्लेशियर्स होंगे वो बहुत सॉलिड होंगे, तो उनका जो स्पीड मतलब बहाव जो है वो बहुत स्लो होगा क्योंकि वो पिघलेगा ही नहीं। लेकिन मध्य व पूर्वी हिमालय क्या है, टेम्परेचर कम होने की वजह से इन पे क्लाइमेट इफेक्ट जल्दी पड़ रहा है जिसकी वजह से इनका प्रवाह तेज है। फिर हम देखते हैं कंक्लूजन। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण इन हिमनदों में तीव्र परिवर्तन हो रहा है जो जल संसाधनों, पारिस्थितिकी और आपदा जोखिम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। सच बताऊं,
क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स का है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 8 मार्क्स का है तो हमें कितना वर्ड्स लिखना है, और 10 मार्क्स का है या 12 मार्क्स का है तो उस अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स उस चीज़ को समझाने में कम, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसमें चीज़ें ऐड कर सके करंट से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड, वो ज़्यादा आपके आंसर को इन्हेंस करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति समुद्री संसाधन प्रबंधन में किस प्रकार योगदान प्रदान करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में पूछ रहा है कि जो मैंग्रोव है और प्रवाल भित्ति है वो किस प्रकार से समुद्री संसाधन ओशियन में प्रबंधन मैनेजमेंट में योगदान दे रही है। सबसे पहले मैंग्रोव क्या होता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र के तटीय समुद्र, जैसे भारत का अगर मैप है तो तटीय एरिया में बहुत खारे पानी में जो है ये जो जन्म लेते हैं। ये एक तरीके से बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा संकीर्ण होकर बहुत डेंसिटी की वजह से एक दूसरे से लिपट जाते हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं समुद्रों में जो भी तूफान आता है उसको आने में तटीय क्षेत्र में रोकते हैं। प्रवाल भित्ति, इसके लिए बहुत साफ़ पानी चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर जो वाटर का है, खारा जल चाहिए लेकिन साफ़ जल भी चाहिए। ये जनरली मग्न तट एरिया में, मग्न तट मतलब जैसे अगर ये इंडिया का मैप है और यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र मिक्स होकर गिर रही हैं, तो आपको पता है यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है। तो मग्न तट मतलब जैसे ही ये तट है उससे बस स्लोप जो आएगा वहाँ पे ये प्रवाल भित्तियाँ जनरली बनते हैं। तो जहाँ भी नदियों का जल अगर गिर रहा है तो समुद्र के जल के मग्न तट एरिया में वो प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। आते हैं इंट्रोडक्शन पे। मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति न केवल जैव विविधता को बनाए रखते हैं बल्कि तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और आजीविका को भी मजबूत करते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से। योगदान, कैसा योगदान है इसका। जैव विविधता के संरक्षण में योगदान, मतलब बायोडाइवर्सिटी को सिक्योरिटी में, संरक्षण में, कंजर्वेशन में नर्सरी ग्राउंड का कार्य करती है, मतलब एक लेयर देती है इसकी सुरक्षा के लिए। मछलियों, झींगों, केकड़ों प्रजनन व विकास, जो कोरल रीफ्स है वो चूना पत्थर में काफ़ी लंबे टाइम तक जब वो मर जाते हैं तो वो चूना पत्थर निर्माण करते हैं। वो खाद्य पदार्थ के रूप में समुद्री जीवों के लिए जो है प्रदान मतलब यूज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके विकास में ये हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल कहाँ मिल जाएगा आपको। सुंदरवन, मैंग्रोव, लक्षद्वीप, प्रवाल भित्ति। मैंग्रोव का एग्जाम्पल सुंदरबन का डेल्टा जो मैंने अभी बताया था, और लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति। तटीय सुरक्षा, मैंग्रोव पेड़ तूफान, चक्रवात, सुनामी तटों की रक्षा करते हैं। सभी को पता है तटीय एरिया में जैसे कि मैंग्रोव उत्पन्न होते हैं तो तूफान वगैरह से, चक्रवात से, क्योंकि ये सभी समुद्री घटनाएं हैं तो उससे हमारा बचाव करते हैं। समुद्री लहरों की ऊर्जा को कम करते हैं। एग्जाम्पल 2004 में इसका पॉजिटिव वे में देखा गया था। जलवायु परिवर्तन सुरक्षा, मैंग्रोव ब्लू कार्बन संग्रहित करते हैं। मैंग्रोव जो है वो ब्लू कार्बन बनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम करते हैं। आजीविका एवं आर्थिक महत्व, मछली पालन, कोरल रीफ्स जो एरिया है मछली पालन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पर्यटन, शहद व उत्पादन, पर्यटन, स्कूब ड्राइविंग, अपने उत्तराखंड एरिया में जाएंगे तो बहुत इंटरेस्ट आता है कि हम स्कूब ड्राइविंग करेंगे, है ना। जल गुणवत्ता बनाए रखना, प्रदूषकों व तलहट को रोकती है। प्रवाल भित्तियाँ साफ पानी में पनपती है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। फिर आपदा प्रबंधन में भूमिका, बायोशील्ड के रूप में कार्य करती है। तटीय कटाव को कम करती है। अगर तटीय कटाव को कम ना करे ना तो जो इंडिया का जो ये एरिया है ना, धीरे धीरे वो कटाव यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो बहुत हेल्पफुल होती है। समुद्री पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, खाद्य श्रृंखला स्तर, विभिन्न प्रजातियों के बीच संतुलन। अगर जो कोरल रीफ्स है, प्रवाल भित्ति है, इसमें अगर निगेटिव इफेक्ट पड़ा तो हमारे समुद्री जीव में भी पड़ेगा, और उसका इफेक्ट जो है डायरेक्ट वो जो है पूरे विश्व में भी बढ़ता है। मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ समुद्री संसाधन प्रबंधक के आधार स्तंभ हैं। इसके संरक्षण से ही सतत विकास, तटीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये कंटिन्यू, मैं क्वेश्चंस अल्टरनेट नहीं लेती हूँ, कंटिन्यू लेती हूँ, और कंटिन्यू देखना आपने। थर्ड क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का। चीन भारत सीमा विवाद के उद्भव, विस्तार और निहितार्थ की परीक्षण कीजिए। चीन से कॉन्फ्लिक्ट जो है और पाकिस्तान से, ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलमोस्ट जो है वो बॉर्डर लाइन एरिया में हमारे न्यूज़ में बना रहता है, करंट अफेयर्स में, तो उसी से रिलेटेड है। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस का ये क्वेश्चन हो गया।
बट आपको कहीं 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 ज्योग्राफी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, है ना। तो जो सीमा विवाद के उद्भव है, मतलब ओरिजिन है, विस्तार है, जो बढ़ता जा रहा है यह विवाद, और इसका निहितार्थ बताना है। तो चीन भारत सीमा विवाद एशिया का एक प्रमुख भू राजनीतिक मुद्दा है, जिसकी जड़ें औपनिवेशिक सीमांकन की अस्पष्टता और परस्पर अविश्वास में निहित है। आप चाइना को देखेंगे, कभी भी मुंह उठाता है और बोल देता है कि ये हमारा है, नेपाल का एरिया में जो काला पानी वो हमारा है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को बोल देगा ये हमारा है, अक्साई चीन जो कि इंडिया का पार्ट है उस पर भी जो है अधिकार बना रखा है, जबकि पाकिस्तान ने जो है वो पीओके में एंटर करके और गलत तरीके से चाइना को सौंप दिया था। तो ना होते हुए भी उसका क्षेत्र जो है वो बनाए रखता है और विवाद बना कंटिन्यू रखता है। यह विवाद मुख्यतः पश्चिमी अक्साई चीन और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में केंद्रित है। तो अगर आपको आंसर इन्हेंस करना है या और मार्क्स गेन करने हैं तो आपको मैप का ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चंस में अगर मैप इंक्लूड हो सकता है तो आप पॉसिबिलिटीज़ है तो आप उसे इंक्लूड करें। उद्भव कैसे? ब्रिटिश काल में स्पष्ट सीमा निर्धारण का अभाव। ब्रिटिशर्स ने भी सिर्फ यूज़ किया और उन्होंने सीमा निर्धारण क्लियर नहीं किया। मैकमोहन रेखा को चीन द्वारा न मानना। मैकमोहन रेखा को इंडिया मानती है, जैसे रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान के साथ है, बट मैकमोहन रेखा इंडिया का हमेशा का है, वो चीज़ों को मानती है, बट चाइना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करता है। अक्साई चीन पर दोनों के दावे। विस्तार कैसे हुआ? पंचशील समझौता के बावजूद, मतलब पंचशील समझौता इंडिया चाइना का ही हुआ था ताकि बॉर्डर के लेके मतभेद ना हो, बट उसके बावजूद वो समझौता को नहीं मानता है। भारत चीन का युद्ध 1962 का संघर्ष। डोकलाम, आपने करंट अफेयर्स में सुना होगा, डोकलाम और गलवान में जो है तनाव हुआ था। LAC लाइन ऑफ कंट्रोल, अस्पष्टता का विवाद। नीतियाँ, इंडिया की क्या नीति है, चाइना की क्या नीति है, मैंने 2 लाइन में बता दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंडिया की क्या नीति है? सीमा पर यथास्थिति बनाए रखना, बुनियादी ढांचे का विकास। मतलब इंडिया ने रूल्स को फॉलो किया, बट बुनियादी ढांचा का, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने ही एरिया में डेवलपमेंट करना। बट चाइना धीरे धीरे क्षेत्रीय दावे बढ़ाना कि कभी अरुणाचल प्रदेश का एरिया हमारा है, कभी अक्साई चीन का एरिया हमारा है ना, इस टाइप के। इंडिया शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जो है डिपेंड होता है और चाइना जो है सैन्य, चुपचाप सैन्य एंटर करा देगा और फिर बोलेगा कि ये एरिया भी हमारा है। इस प्रकार फिर हम निष्कर्ष देखते हैं, सीमा विवाद का समाधान केवल सैन्य दृष्टिकोण से संभव नहीं है। इसके लिए स्पष्ट सीमांकन, विश्वास निर्माण और निरंतर कूटनीतिक संवाद आवश्यक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन।